हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मेरा नाम हंसमुक्ता सिंह है और मैं ये रिवीजन सीरीज़ लेकर आई हूँ। इसमें मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के समरी लेक्चर या 100% एनसीईआरटी और या काफ़ी इफ़ेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। जो टेस्ट में टॉपिक्स आते हैं उनका क्विकली रिवीजन हो जाएगा, तो इसके लिए है। और आज हम केमिस्ट्री में देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, बड़ा चैप्टर है और ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का जस्ट लाइक बैकबोन। तो इसमें टॉपिक हैं कि इसमें केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट और अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक मोलिकुलर मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोलर मास क्या है, मास पर परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन है, स्टोक्योमेट्री वाले क्वेश्चन है, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसको मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड करूँगी, 2 पार्ट में लाऊंगी बस। एंड इसका जो अब हम 1 बाई 1 देखेंगे इसको, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इसमें क्या है कि एनसीईआरटी में 3 या 4 पेज में इसकी लिखी हुई है इसके बारे में। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो वो मैं यहाँ पर लिख कर लाई हूँ। तो इसमें गिवन है कि पारस पदार्थ, जो पारस पदार्थ होता है वो बेसल मेटल होते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, इनको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। और वेदों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये मेंशन है कि समुद्र से जो लवण प्राप्त करने का जो बर्डन था, तो उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का रोल है। तो इसमें केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है ये गिवन है। और थर्ड है चरक संहिता, जो कि ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक ग्रंथ है। उसमें ट्रीटमेंट के जो प्रॉब्लम है, रोग हैं, डिजीज़ हैं, उनको ट्रीटमेंट का क्या वो है, एक ट्रीटमेंट का, सॉरी, रोगों का क्या उपचार है ये उसमें गिवन है। और चरक संहिता में ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया गया है उसमें कि रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज मेटल, जो मेटल्स का रिडक्शन साइज होता है पार्टिकल का, उसके बारे में भी उसमें डिस्कस है। तो इसको एक्सट्रीम साइज रिडक्शन, इट मीन्स इसको नैनो टेक्सोनॉमी, सॉरी, नैनो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और इसमें जो फिफ्थ पॉइंट में मेंशन है कि जो जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट हैं और ओजोन डिप्लीशन में जो जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन डिप्लीशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसको उसका सुरक्षित ऑप्शन सक्सेसफुली सिंथेसिस कर लिया है साइंटिस्ट ने। एंड लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, तो उसका भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये। और इसका मेडिसिन में क्या यूज़ है केमिस्ट्री का, उसमें ये कुछ मेडिसिन गिवन है। तो ये है कि AZT, एजिडोथाइमिडीन, जो कि एड्स पेशेंट के लिए रोगों में इसको दी जाती है ट्रीटमेंट में। और सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जो ड्रग्स है वो कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नेचर ऑफ मैटर है वो हमारा टॉपिक है। तो मैटर क्या होता है कि विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड हैव मास, जिसका मास भी हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ये फर्स्ट है इसका प्योर सब्सटेंस और सेकंड है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि इसका डेफिनेट कंपोजिशन होता है और मिक्सचर में इसका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है। और इनको फर्दर डिवाइड किया गया है कि प्योर सब्सटेंस है उसको एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो एलिमेंट में है तो एलिमेंट में जो एलिमेंट में एटम्स होते हैं और कंपाउंड में मॉलिक्यूल होते हैं। अब एलिमेंट में क्या क्या है कि मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड है, और कंपाउंड जो इसमें मॉलिक्यूल हैं। और मिक्सचर में क्या है कि 2 टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब इसमें एटम और मॉलिक्यूल, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो एटम होता है तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिर्फ ये 1 एटम है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 1 एटम है।
और मॉलिक्यूल क्या होता है कि इसमें मोर देन वन एटम होता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 2, यानी कि ऑक्सीजन इसमें 2 एटम है। और हाइड्रोजन, जिसके हाइड्रोजन H2 लिखा है, तो हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम है। और सल्फ़र 8, तो सल्फ़र के इसमें 8 एटम है। तो ये मॉलिक्यूल है। और ऐसे ही कंपाउंड दिया हुआ है कि H2O, SO3, तो इनमें मॉलिक्यूल, ये इन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, तो ये इसमें डिफरेंट है, तो ये हो गया हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसमें वन टाइप का है तो ये हो गया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसी तरह से ये आगे इधर दिया है मैंने कि मॉलिक्यूल और एटम, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो जब मॉलिक्यूल से एटम की तरफ जाते हैं तो, या मॉलिक्यूल से एटम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें एटोमिसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, और एटम से मॉलिक्यूल करते हैं तो उसमें डिवाइड करते हैं एटोमिसिटी का। लेकिन एटोमिसिटी क्या होती है? एटोमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं वो उसकी एटोमिसिटी है। चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं? 2 हैं, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कि विदाउट चेंज इन इट्स आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन, तो जिनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती और कंपोजिशन इनका चेंज नहीं होता। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कलर है, तो कई सारे दिए हुए हैं इसमें, और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो चेंज इट्स आइडेंटिटी, जिनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एसिड है, बेस है, कंबस्टिबिलिटी है। अब नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि विच कैन मेजर, जिनका मेजर में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। वो 1960 में ऐसा यूनिट जो सिस्टम होता है, पद्धति है, उसमें इंटरनेशनल यूनिट उसने स्टेबलाइज किया कि 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, बेस फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है कि विच एक्सप्रेस अदर क्वांटिटीज़। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जो अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करती हैं, जो फंडामेंटल है, मतलब उनके द्वारा हम अदर क्वांटिटी को डेराइव करते हैं। तो उनमें है 7 फिजिकल क्वांटिटी में है लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लाइट इंटेंसिटी है। और इनकी यूनिट है, जैसे कि लेंथ की है मीटर, मास की है किलोग्राम, और टाइम की है सेकंड, करंट की है एम्पियर, टेम्परेचर की है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है मोल, और लाइट इंटेंसिटी की है कैंडला। और इसका जो सेकंड है वो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें मतलब विच कैन डेराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी, ये इन्हीं से अदर क्वांटिटी इन्हीं से डेराइव्ड होंगी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होगी? जो बेस क्वांटिटी से डेराइव्ड होंगी। तो जैसे कि स्पीड है, मैंने यहाँ पे स्पीड लिखा है, तो स्पीड है कि लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी है। और टाइम क्या है? बेस क्वांटिटी है। तो इनसे हम जो डेराइव्ड कर रहे हैं क्वांटिटी, वो हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ अपॉन टाइम इक्वल टू ये स्पीड होता है। अब एनसीईआरटी में कुछ प्रीफिक्स गिवन है। तो प्रीफिक्स में क्या है कि 10 टू की पावर जो +1 है, 10 टू की पावर 2 है, 10 टू की पावर 3 है, 10 टू की पावर 6 है, 9 है, 12 है, और ऐसे ही ये माइनस में भी गिवन है। तो 10 टू की पावर +1 होगी तो इसको बोलेंगे डेका, प्रीफिक्स डेकाग्राम। और 10 की पावर 2 है तो इसको बोलेंगे हेक्टोग्राम। और 10 की पावर 3 है तो किलोग्राम, 10 की पावर 6 है तो मेगा, और 9 है तो गीगा, 12 है तो टेरा। एंड ऐसे ही माइनस में जो पावर गिवन है कि 10 टू की पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12, तो ये हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो एनसीईआरटी में तो वैसे कई सारी और भी गिवन है आगे पीछे की, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखी है क्योंकि यही ज़्यादा न्यूमेरिकल में यही ज़्यादा यूज़ होती हैं। और अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, ये हमारी हेडिंग है। तो इसमें क्या है कि मैनी टाइम्स जब हम एक्सपेरिमेंटल डाटा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, थियोरेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमको कई सारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी होती हैं जो
डेसिमल के बाद गिवन है तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, तो उन सब में हम कैलकुलेशन में इसका यूज़ करते हैं। तो मेजरमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए ना, तो उसके लिए कई सारे इसमें सब टॉपिक गिवन है, जैसे साइंटिफिक नोटेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर है, कई सारे वन बाई वन रीड करेंगे। तो ये फर्स्ट है इसमें साइंटिफिक नोटेशन। इसमें क्या होता है कि सिस्टम ऑफ राइटिंग टू बिग टू स्मॉल नंबर टू सेव स्पेस एंड टाइम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टू बिग नंबर दी हुई है और या टू स्मॉल नंबर दी हुई है, तो इसको क्या करेंगे कि स्पेस भी कम हो और टाइम कम टाइम में भी लिख जाए। तो उसके लिए जैसे ये नंबर है, तो इस नंबर में है कि ये इतने सारे, इसमें और भी जीरो लगा सकते हैं, तो फिर उसको हम 10 की पावर में लिख देंगे। तो इसमें ये 10 की पावर 9, इसकी क्योंकि इसमें 9 जीरो, तो 10 की पावर 9, ये टू बिग नंबर है, इसको स्मॉल स्पेस में लिख दिया, स्मॉल कम टाइम में लिख दिया। और ऐसे यहाँ पर ये टू स्मॉल है, डेसिमल फिर 00025, तो इसको टू स्मॉल नंबर है, इसको हमने इसको सिग्निफिकेंट नोटेशन के फॉर्म में लिखा है। अब हमारा नेक्स्ट है फोर्थ टॉपिक के अंदर, ये सब टॉपिक है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन अब है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंट, जैसे कोई नंबर गिवन है रैंडम, तो उसमें कुछ सर्टेन डिजिट होंगे, कुछ अनसर्टेन डिजिट होंगे। जैसे डेसिमल है तो डेसिमल के बाद अनसर्टेन डिजिट होते हैं, और डेसिमल से पहले होते हैं वो श्योर डिजिट होते हैं या सर्टेन डिजिट होते हैं। तो फिर इनकी बुक में या टीचर्स भी अलग अलग कई रूल बताते हैं, 3 4 5, लेकिन मैंने इसके 2 रूल लिखे हैं और 2 रूल से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो रूल ये है कि नंबर, जो नंबर गिवन है वो डेसिमल वाला है या विदाउट डेसिमल वाला है। जैसे कि ये डेसिमल वाले इधर नंबर हैं और ये विदाउट डेसिमल वाले हैं, नो डेसिमल नंबर। तो इसमें क्या है कि जो नॉन डेसिमल नंबर है, जिसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट होता है और सेकंड, मतलब हर किसी में देखते हैं फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है, थर्ड सेकंड, सॉरी फर्स्ट क्या है, लास्ट क्या है, और इसमें भी देखेंगे फर्स्ट क्या है, लास्ट क्या है। तो इसमें क्या होता है कि नॉन डेसिमल नंबर वाले में कि हम पहले इसमें नॉन जीरो डिजिट देखते हैं। जीरो डिजिट है इसमें, देखो ये जीरो डिजिट है, ये जीरो है, तो ये नहीं देखेंगे, नॉन जीरो डिजिट देखेंगे। नॉन जीरो क्या है, इसमें 1 है, उसके बाद 2, मतलब फर्स्ट तो नॉन जीरो है, तो लास्ट में अगर अब हम लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में भी हम नॉन जीरो देखेंगे। तो फर्स्ट टू लास्ट गए तो यहाँ पर, तो अब इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इसमें सेकंड है कि नॉन जीरो देखेंगे, तो इसमें तो जीरो मेंशन है, तो ये काउंट नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो जो हमें मिलेगा फर्स्ट नॉन जीरो, तो वो है हमारा थर्ड। तो थर्ड से हम लास्ट में जाएंगे फिर, लेकिन लास्ट में भी नॉन जीरो देखेंगे। तो लास्ट में नॉन जीरो क्या है, 5, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे ही ये डेसिमल नंबर है, जिनमें डेसिमल नंबर है उनका ये रूल है कि इसमें भी देखेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेकिन इसमें लास्ट तक जाएंगे। लास्ट जीरो है, नॉन जीरो है, मतलब कोई भी हो, जीरो नॉन जीरो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लास्ट वाला जो डिजिट है वहाँ तक जाएंगे। अब जैसे कि इसमें गिवन है 2.000, तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट है वो तो नॉन जीरो है, तो वो 2 है, अब 2 से लास्ट तक जाएंगे तो 1 2 3 4, तो इसकी हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब फर्स्ट है इसमें नॉन जीरो, तो फर्स्ट इसमें ये तो जीरो है, 0 0 0, ये तो काउंट नहीं होंगे। तो इसके बाद जो नॉन जीरो डिजिट है वो है 1, तो अब 1 से लास्ट तक जाएंगे तो 1 2 3, तो इसमें होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ऐसे ही ये थर्ड है, तो इसमें क्या है कि 5.001, तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो देखेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो में फर्स्ट ही मिल गया 5, उसके बाद अब हम डायरेक्ट लास्ट पर जाएंगे, तो इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी में क्या होता है कि कोई वैल्यू कितनी क्लोज है, हाउ क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे और जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं उसके बीच में कितनी क्लोजेस्ट है। मतलब कि जो एग्जांपल में लिखा है कि एक्चुअल लेंथ है 10 मीटर, कुछ किसी की 10 मीटर लेंथ ली है हमने एक्चुअल, और हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया उसका, तो मेजरमेंट निकाला हमने कि 10 मीटर आया, सेकंड टाइम किया तो 9.8 मीटर आया, थर्ड टाइम किया तो 8 मीटर आया। लेकिन ये इसमें कितनी एक्यूरेसी है,
तो इसमें एक्यूरेसी ये होगी कि जो 10 मीटर जो एक्चुअल लेंथ है उसके सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट क्या है, ये है 10 मीटर, तो ये क्या होगी, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी 10 मीटर। अब सेकंड है इसमें प्रिसीजन। तो प्रिसीजन में क्या है कि हाउ टू और मोर मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। जबकि मेजरमेंट हम करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा करते हैं तो वो आपस में ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, जो वो आपस में कितने क्लोज हैं। तो इसमें गिवन है कि जैसे कि एग्जांपल है कि एक्चुअल लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो 10 मीटर एक्चुअल लेंथ है, जब उसको हमने मेज़र किया तो हमारा फर्स्ट टाइम जो हमारा मेजरमेंट आया वो आया 4 मीटर, सेकेंड टाइम किया वो आया 4.5 मीटर, थर्ड टाइम किया तो वो आया 3.8 मीटर। तो इसमें क्या है ना कि ये आपस में ये क्लोजेस्ट हैं, क्लोजेस्ट टू ईच अदर। जैसे ये 4 है, 4.5, 3.8, इसमें क्या है कि 0.5 का डिफरेंस है, और इसमें इसमें कितना है 0.7 का है। और इनमें देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में तो इसमें है 0.2 का डिफरेंस है, तो मतलब ये क्लोजेस्ट वैल्यू है। लेकिन इनका एक्चुअल वैल्यू से देखेंगे तो 4 to 6, मतलब 4 से 10 मीटर की तरफ, तो इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें भी है 5.5 का, इसमें और ज़्यादा है। तो ये इनसे एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आपस में प्रिसाइज हैं, तो इसे बोलेंगे मोर प्रिसीजन लेस एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी नहीं है। और अब हमारा नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में क्या है कि 5 रूल गिवन है एनसीईआरटी में। तो उनमें फर्स्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या, ये लेवोसियर ने 1789 में दिया था, और इसमें इन्होंने क्या किया था कि केयरफुली परफॉर्म मैनी कंबशन एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए कंबशन पर, और काफ़ी केयरफुली किए, क्योंकि तभी तो मास का इन्होंने मास का, गैस का, जो रिएक्शन बनी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो कितनी ऑक्सीजन या कितनी वहाँ से एयर हटी, मतलब काफ़ी केयरफुली इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने जो लॉ दिया था वो था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो इसमें एग्जांपल है जैसे कि H2 + O2 = H2O। तो हाइड्रोजन इसमें कितनी है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन है 16 ग्राम। और इसके बाद जो प्रोडक्ट है हमारी, ये तो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में क्या है कि 18 ग्राम। तो मास ऑफ जो रिएक्टेंट है और ये मास ऑफ प्रोडक्ट है। और कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 18 ग्राम हो गया। और ऐसे ही जो प्रोडक्ट बनाए H2O, उसका 18 ग्राम, तो मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया 18 ग्राम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन ये दिस लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो होती हैं तो उनके लिए ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है। और अब हम इसका जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या ये प्राउट ने दिया था 1799 में। 1799 में इन्होंने दिया था ये। इसमें क्या है कि सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। कोई सब्सटेंस है तो वो एलिमेंट से बनेगा, दैट इज़ प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाई मास। तो इसमें जो मास का रेशियो है वो फिक्स ही होगा। तो इसमें जो प्राउट थे ये वर्क कर रहे थे, तो इन्होंने 2 सैंपल लिए थे क्यूप्रिक कार्बोनेट के। तो उसमें क्यूप्रिक कार्बोनेट में एक क्या था, वन ऑफ विच नेचुरल ओरिजिन, जो नेचर में होता है वो था, और उसका जो अदर सेकंड सैंपल था वो था सिंथेसिस। तो उन्होंने उसमें क्या फाउंड किया, ही फाउंड कि कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन बोथ सैंपल आर सेम। तो इन्होंने क्यूप्रिक का लिया था, तो जो सिंथेसिस था उसमें कॉपर का, ऑक्सीजन का और कार्बन का क्या रेशियो था, और जो नेचुरल था उसमें जो रेशियो था, तो उनका वो जो रेशियो था वो फिक्स था। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो कंपाउंड है तो उसमें जो कंपोजिशन है जो एलिमेंट का, तो वो फिक्स रेशियो है, वो सोर्स पर डिपेंड नहीं करता कि वो नेचुरल है या जो सिंथेसिस है उससे कोई वो रिलेशन नहीं है उसका। तो फिर
जैसे ये इसमें H2O है, तो जो वाटर है, तो वाटर क्या है, इसमें वाटर में इसमें इसका क्या रेशियो है इसमें कम एलिमेंट्स का, तो इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो निकल कर आएगा वो है 1:8। अब ये वाटर, सी वाटर लो या बिसलरी वाटर लो या मतलब कहीं का भी वाटर लो, तो उसमें जो हाइड्रोजन का और जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स है, एंड सिंपलेस्ट जो रेशियो है वो है 1:8, कहीं का भी वाटर हो। अब ऐसे ही CO2 है, मतलब कोई भी ले लो उसमें जो रेशियो है वो फिक्स ही रहेगा। तो इसमें कार्बन कितना है 12 ग्राम कार्बन है, और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे वो आएगा 3:8। अब हमारा थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये डाल्टन ने दिया था 1808 में। इसमें क्या है कि when two element form more than one compound, जब टू एलिमेंट जब रिएक्ट होंगे तो उनसे जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड अलग अलग रेशियो में रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड अलग बनेगा, फिर अलग बनेगा, मतलब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनेंगे। तो जो मास ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड कंबाइंड विद, जो एक एलिमेंट का मास है वो दूसरे एलिमेंट के मास से रिएक्शन करता है, तो उसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर में जो रेशियो आता है वो है इसका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या है कि जैसे कि एग्जांपल गिवन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से हम क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं कंपाउंड। एक तो है कि H2O, इसका H2O बनेगा, और दूसरा कंपाउंड है H2O2। तो इसमें क्या है कि मास ऑफ हाइड्रोजन है वो अगर हम फिक्स कर दें, मतलब हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी का भी मास है हम वो फिक्स कर सकते हैं। तो अगर हम एक का रेशियो फिक्स कर देते हैं, रेशियो नहीं, एक का मास फिक्स कर देते हैं, तो जो दूसरे का मास होता है उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकल कर आता है। कि जैसे कि इसमें हाइड्रोजन एंड ये H2O, तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, और इसमें है कि हाइड्रोजन है वो 2 ग्राम है और ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम है। तो इसका जो हमने जैसे कि हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, दोनों में 2:2 है, 2:2 है, तो इसका मास फिक्स कर दिया। तो इसमें जो हम ऑक्सीजन का जो निकालेंगे रेशियो वो आएगा 16:32। तो उसका अगर सिंपलेस्ट होल नंबर निकालेंगे तो वो आएगा 1:2। अब ऐसे ही इधर एक और गिवन है कि जैसे कि ये नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो हमने कंपाउंड फॉर्म किया है वो है NO, NO2, N2O5। तो इसमें क्या है कि NO, तो नाइट्रोजन 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसे ही इसमें NO2 में है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, और N2O5 में क्या है कि नाइट्रोजन के 2 एटम है ना, तो ये इसमें जो नाइट्रोजन के 2 एटम है, इसमें क्या हो गया कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विद 16 × 5, तो ये 18 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा। अब हम इसका ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का कोई भी एक वैल्यू फिक्स कर देंगे। तो इसमें अगर हम इसकी नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स करते हैं तो ये 14, लेकिन ये 18 है तो इसको 14 करेंगे। तो इसमें क्या है कि 14, वैसे इसको हम करेंगे तो इसमें क्या है कि यहाँ मैंने किया हुआ है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विद 18 ग्राम ऑक्सीजन, 18 ग्राम ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पर हम 40 का वैल्यू निकालेंगे तो 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विद कितने ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगी, तो ये यूनिटरी मेथड से निकाला है। तो ये है कि 18 × 14/28, तो ये निकल के आएगा 14 ग्राम। तो ये 14 ग्राम है। अब हमने नाइट्रोजन का तो हमारा हो गया फिक्स तीनों का 14, 14 और 14। तो अब हम ऑक्सीजन का जो रेशियो निकालेंगे वो है 16, 32 एंड 14। तो 16, 32, 14 इसका रेशियो आएगा। अगर हम अब 16, 32, 14 है, इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे तो क्या है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 1:2:2.5। लेकिन ये अभी होल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 2.5 है, तो हम इसको होल नंबर बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेशियो आएगा 2:4:5। तो ये इसका सिंपलेस्ट होल रेशियो है।
और अब हम नेक्स्ट है हमारा फोर्थ लॉ है गैलू-सैक लॉ, जो 1808 में दिया था। इसमें क्या होता है कि व्हेन गैसेस कंबाइंड और या प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, जब गैसें कंबाइंड करती हैं या प्रोडक्ट में गैसें बनती हैं, तो दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इनका जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो है। एंड यहाँ गिवन है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर ये कंबाइंड रिएक्शन करती हैं तो इनसे वाटर का फॉर्मेशन होता है। और तो ये 100 ml लिया है इसमें हाइड्रोजन, 100 ml हाइड्रोजन कंबाइंड विद 15 ml ऑक्सीजन एंड फॉर्म 100 ml वाटर। तो इसमें या 2 वॉल्यूम बोलो, 2, इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो है 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसका ये गैलू-सैक का लॉ है, ये गैस के लिए है। अब इसमें जो फिफ्थ है वो है एवोगैड्रो लॉ, तो ये लॉ भी गैस के लिए ही है। ये लॉ दिया था 1811, मतलब तो इसमें क्या है, ये भी गैस के लिए है। तो इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड सर्टेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेंगे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने मतलब 3 फॉर्मेट में इसका वो हो सकता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे जितनी भी गैसें हैं उसमें, ऑल गैसेस तो हैव इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसमें तीनों चीज़ इक्वल होंगे, मोल्स इक्वल होंगे, वॉल्यूम इक्वल होगा एंड मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें इसी का एग्जांपल है। इसके एग्जांपल में क्या है कि जैसे 10 लीटर लिया है, 10 लीटर नाइट्रोजन और 10 लीटर मीथेन, सॉरी दिख नहीं रहा था, 10 लीटर नाइट्रोजन एंड 10 लीटर मीथेन लिए। तो नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है कि जो गिवन वॉल्यूम है वो डिवाइड बाई 22.4, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए 10, मतलब नंबर जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इंटू मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितनी है 10 बाई 22.4, तो इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ से मॉलिक्यूल निकल के आएंगे। ऐसे इसमें मीथेन में निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स कितनी है 10 बाई 22.4 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी है 10 बाई 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो फिर इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो वो इक्वल आए हैं दोनों में। और अब इसके बाद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि 1808 में दी थी इन्होंने। इसमें क्या था कि मैटर इज ए मेड अप ऑफ एटम्स, और मतलब कोई भी मैटर है तो वो किससे बना होता है, एटम से। एटम क्या होता है कि ये टिनी पार्टिकल होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। तो फिर इसका जो डाल्टन का फर्स्ट जो पॉइंट था टॉप, वो था कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, और उसका सेकंड स्टेटमेंट ये था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम प्रॉपर्टीज़। ऑब्वियसली है कि सेम एलिमेंट होगा, जैसे आयरन है और ये आयरन है, तो इसकी सेम प्रॉपर्टी और इसकी, सबकी प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी ना। तो सेम एलिमेंट आर सेम प्रॉपर्टीज़, ये इनका डाल्टन साहब का सेकंड स्टेटमेंट था। अब थर्ड था इनका कि कंपाउंड इज फॉर्म हैव फिक्स्ड रेशियो। कोई कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन होगा तो उसमें एलिमेंट का फिक्स रेशियो होगा, ये इनका थर्ड स्टेटमेंट था। अब फोर्थ क्या था कि केमिकल रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शंस होंगे तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा या रीऑर्गेनाइजेशन होगा एटम्स का। तो इसमें क्या है कि ये H2O है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये कंबाइन करेंगे तो H2O बनेगा, और इनका रेशियो डिफरेंट होगा तो H2O2 बनेगा। तो H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनेगा, तो इन्हीं एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा इसमें। अब इसमें ये तो है नहीं कि इसमें से नाइट्रोजन बन जाए या अमोनिया गैस बन जाए, जो गिवन है वही तो बनेगा।
तो ये इनका डाल्टन साहब का 4 स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट में करेंगे, 4 सब टॉपिक रह गए हैं इसमें, और वो है 4 हैं डाल्टन से यहाँ तक हो गया। इसके बाद है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन और स्टोकियोमेट्रिक वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले। और ये काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अब यहाँ तक तो ये तो फर्स्ट पार्ट तो थियोरेटिकल था और इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, और वो अब मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगी। तब तक थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट।